नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पीड़ितों का लेंगे हाल। रहा शिविर। पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम ने की हिंसा पीड़ितों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। 40 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों में 16 लाख की इनामी नक्सली दंपत्ति भी शामिल। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, सुक्खू सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को दिए करोड़ों के विज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर हुई चर्चा। पीएम ने कहा, अमेरिका के साथ साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को दी वैश्विक धरोहर की मान्यता। पीएम ने कहा, यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण। और बंगाल हिंसा में पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में पीड़ितों का जानेंगे हाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। सियालदह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं और हम जानते हैं कि बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जिस तरह की हिंसा हुई उसमें पीड़ितों से मिलने के लिए जहां एक तरफ आज गवर्नर मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं, वहीं हमने देखा कि एनएचआरसी की टीम और एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंची हुई है मुर्शिदाबाद। मालदा पहुंचे हैं सभी अधिकारी, इस समय मौजूद हैं पीड़ितों का हाल जानने के लिए। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, सियालदह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं राज्यपाल पश्चिम बंगाल के। प्रसन्नजीत, इस पे क्या अपडेट है अभी? रितु, देखिए, वो मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा चले गए। क्योंकि उन्होंने बीच रास्ते में ये तय किया कि हम मालदा जाएंगे और वहां जाके पारलालपुर स्कूल में, जहां पे पीड़ित सारे वहां पे रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, पहले उनसे मिलना, ये उन्होंने बीच रास्ते में अपना जो टूर प्लान है इसको चेंज कर लिया। तो अभी वो मालदा पहुंच गए हैं और मालदा पहुंच के वो अब पारलालपुर स्कूल के लिए रवाना भी हो गए हैं। हमारे पत्रकारों से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की है, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, उन्होंने मालदा पहुंचे हैं और वहां से देखिए, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें जरूरी यह है कि जो पारलालपुर स्कूल में खास तौर से रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं और जिनके ऊपर सरकार की तरफ से, स्थानीय शासन और प्रशासन की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि ये आप सब लोग ये स्कूल छोड़ के चले जाइए, लेकिन कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, इसका कोई कुछ भी सरकार की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। सुबह वहां पे एनएचआरसी के जो जितने लोग थे वो मिले थे और उसके बाद एक विरोध वहां पे लोगों ने दिखाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कुछ लोकल इलाका की कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स पुलिस लेके आकर इनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे। अब तक ये एनसीडब्ल्यू भी वहां पे पहुंच गए हैं, अब गवर्नर भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो हिंदू विस्थापन हुआ है, हिंदू के ऊपर आक्रमण हुआ था, उपद्रवी ने चुन चुन कर हिंदुओं का घर जलाया, हिंदुओं का घर तोड़ा है, इस बात को छिपाने के लिए पूरे प्रदेश की तरफ से, पूरे प्रदेश की तंत्र की तरफ से एक कोशिशें किया जा रहा है। इसीलिए गवर्नर साहब अपना जो रूटीन है वो बदलकर मुर्शिदाबाद से मालदा पहुंच गए हैं और वो पारलालपुर स्कूल की तरफ है। जी, प्रसन्नजीत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मालदा और मुर्शिदाबाद जाने का ये कार्यक्रम था राज्यपाल का, और उसमें जो तब्दीली हुई है उसके कारण जो आपसे अभी तक की जानकारी मिल रही है उसमें ये पता चल रहा है कि मालदा में जो तमाम विस्थापित मौजूद हैं हिंदू परिवार से, उन्हें ये कहा जा रहा है कि जिस जगह पे उन्होंने शरण ली है उसे खाली करके वो जाएं। तो प्रशासन किस तरह से उनके साथ, क्या सहयोग नहीं कर रहा
या वहां पे स्थानीय लोगों का ये दबाव है? नहीं, 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 प्रशासन का, क्योंकि स्कूल के अंदर इन लोगों का कहना है कि स्कूल के अंदर हमें जेल की तरह रखा गया है। स्कूल के बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। पत्रकार जो पहुंच रहा है उनसे बात नहीं करने दिया जा रहा है और आगे जाके इन लोगों का भविष्य में क्या होने जा रहा है इसके बारे में इनको कोई अता पता नहीं है। तो ये घुटन से महसूस कर रहे हैं वो स्कूल की चार दीवार के अंदर, जिसके अब बाहर बांस लगा के वहां पे पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। जैसे वीवीआईपी जब किसी जगह पे पहुंचते हैं वहां पे बांस का, लकड़ियों का बैरिकेड लगाया जाता है, उस तरह का बैरिकेड लगाया दिया गया है रास्ते पर। तो इसीलिए इन महिलाओं का कहना है कि वो बच्चों के साथ है, अगर रात को कोई जरूरत है डॉक्टर का या किसी दूसरे चीजों का जरूरत पड़े तो कुछ नहीं कर पा रहा है वो लोग। एक जेल की तरह स्कूल के अंदर है और ऊंची ऊंची दीवारें हैं स्कूल का, बच्चा बाहर ना आ जाए इसीलिए। तो स्कूल में ऊंची दीवार ये जो है ये मालदा में उतर गए हैं डॉक्टर सीवी आनंद बोस, यही फुटेज आप दिखा रहे हो। तो इसीलिए ये जो घुटन सा महसूस हो रहा है, ऊपर से डर बसा हुआ है इनकी मन में और भविष्य का चिंता है, सब मिला के इन लोगों ने ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहां पे गए थे इन लोगों को स्कूल से बाहर निकाल के किसी दूसरे जगह पे भेजने के लिए, तो इस सारे वीडियो और उनके साथी जितने थे उनके ऊपर महिलाओं ने टूट पड़ी और उन्होंने अपना नाराजगी जताया। और ऐसी स्थिति में गवर्नर ने सोच लिया कि मुर्शिदाबाद ना जाकर ये मालदा जाना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंदू और हिंदुओं वहां पे विस्थापित होके ऐसी स्थिति में है जहां पे ना वो आगे जा पा रहा है ना वहां कुछ फैसला हो पा रहा है कि उनका भविष्य कैसे चलेगा। जी प्रसन्नजीत, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल इस समय मालदा पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं इन दृश्यों में भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सियालदह से ट्रेन के जरिए ये यात्रा की और इस समय वो मालदा पहुंचे हैं। हालांकि पहले ये तय किया गया था कि वो मुर्शिदाबाद जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मालदा में विस्थापितों को वहां पे विस्थापितों की कुछ शिकायतें हैं ऐसी कि जिसपे उनका कहना है कि उन पे कई तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा में कुछ परिवर्तन किया है। प्रसन्नजीत, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि तमाम विस्थापित परिवारों से जहां एक तरफ राज्यपाल मुलाकात कर रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं एनसीडब्ल्यू की टीम भी है, एनएचआरसी की टीम भी मौजूद है। तो उन तमाम महिलाओं से बात करके क्या अभी तक कुछ सामने आया है जब एनसीडब्ल्यू की महिलाओं ने मुलाकात की है? देखिए, हम जहां तक मुझे पता चला कि ये सबके सामने महिलाओं ने अपना दर्द और उस दिन का मतलब शुक्र शनि रवि ये 3 दिनों का जो 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 इनकी मन में अभी भी घाव है, उस घाव को सीधी तरह से और अपने तरीके से इन लोगों ने रखने की कोशिश किए हैं एनएचआरसी एनसीडब्ल्यू की प्रतिनिधियों के सामने, अब गवर्नर के सामने भी रखेंगे। इनका कहना एक ही बात है। देखिए रितु, इनका कहना है कि हम वापस तो जाएंगे, हमारा घर और बाकी जो कमाने का जरिया है ये अगर ठीक हो जाए तो हम घर जाएंगे, इस तरह से हम जगह जगह पर घूम नहीं सकते। लेकिन उनका मांग है कि हमारे वहां पे सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का परमानेंट कैंप होनी चाहिए, ये उनका मांग है। जो मांग इन लोगों ने सबके सामने रख रहा है, चाहे वो एनएचआरसी हो, चाहे एनसीडब्ल्यू हो, और आगे जाके गवर्नर साहब के सामने भी ऐसा ही मांग रखने वाले हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस के ऊपर हमारी कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से पुलिस के आंखों के सामने हम लोगों को हमारी घर के ऊपर आक्रमण किया गया था उपद्रवी ने, हमने बार बार फोन करके पुलिस को बुलाया, 4-5 घंटे तक पुलिस आया नहीं। बाद में जब आया तब गांव के बाहर इंतजार करे, जब हमारा सब कुछ तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद पुलिस आके हमको सांत्वना देने की काम कर रही है। तो इसीलिए हम पुलिस के ऊपर हमारी कोई भरोसा नहीं है, हम पुलिस के भरोसे वापस गांव नहीं जा सकते, वहां पे सीएपीएफ रखना चाहिए। वैसे अभी तक तो अदालत की तरफ से ये बताया गया कि सीएपीएफ का जो फैसला 12 तारीख को अदालत की तरफ से दिया गया था वो अभी लागू रहेगा, मतलब अभी सीएपीएफ रहेंगे। लेकिन इनका कहना है कि लगातार वहां पे सीएपीएफ का कैंप होनी चाहिए, नहीं तो ये लोग जाने के लिए इनका ये लोग भरोसा नहीं पा रहा है। रितु जी प्रसन्नजीत, एक ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में इस समय पैदा हो गई है जहां हम देख रहे हैं कि हिंसा हुई वक्फ कानून को लेकर, लेकिन उस हिंसा का एक बड़ा असर देखा गया कि किस तरह से तमाम हिंदू परिवारों को अपने घरों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में जाके शरण लेनी पड़ी है। ऐसे में अगर राज्यपाल उन पीड़ितों से मिलने की बात करते हैं तो ममता बनर्जी क्यों ये अनुरोध करती हैं कि राज्यपाल इस समय
अपनी यात्रा को रद्द करें और कुछ समय के बाद इस तरह की यात्रा करें। आखिर इसके पीछे की वजह क्या लगती है? और राज्यपाल ने उस अनुरोध को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और आज वो पहुंच गए हैं मालदा। देखिए, सीधी तरह से मेरे पास जितना दूर तक इंफॉर्मेशन है, कल दोपहर से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि स्कूल को खाली कराने की पूरे कोशिश में लगा हुआ था शासन और प्रशासन। जैसे भी हो स्कूल को खाली कर दे, क्योंकि स्कूल को अगर खाली कर दिया जाए और ये जो पूरे वहां पे 400-500 लोग हैं, इनको अगर 50 इधर 50 उधर 50 कोई तीसरी तरफ भेजा जाए इन लोगों को जैसे भी हो, तो जिस तरह से अब एनसीडब्ल्यू या एनएचआरसी को एक जगह पे सबको मिल गया और सब अपना अपना जो आक्रोश है, दर्द है, ये सब कुछ बयां करने की स्थिति में है, या अब जब राज्यपाल पहुंचेंगे तो इनके सामने अपने बातों को रखेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ था, क्या हुआ है, पुलिस का भूमिका क्या है, प्रशासन का भूमिका क्या, तो ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो कोशिश ये लगा था और इसीलिए ममता बनर्जी गवर्नर साहब को जाने से मना कर दिया। एक तरफ एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी कह रहे थे कि स्थिति सामान्य है। अगर सामान्य है तो इन लोग जाने से क्यों वो कतरा रही थी? सामान्य नहीं है, उनको पता है। और इसीलिए उन्होंने रात के अंधेरे में कोशिश ये भी किए थे कि किस तरह से इन लोगों को इधर उधर भेज दिया जाए, लेकिन हुआ नहीं। गवर्नर साहब अपने हिसाब से, अपने इंफॉर्मेशन की हिसाब से उन्होंने मुर्शिदाबाद छोड़ के सीधा मालदा पहुंच गए और सीधा जाके वहां इन पीड़ितों से मिलने वाले हैं, तो जिससे उनको पता चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है, किस तरह से प्रशासन और प्रशासन पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश में है, पूरे देश को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश में है। ऋतु जी, प्रसन्नजीत, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की कानून व्यवस्था और मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं, जहां मुख्यमंत्री अभी तक पीड़ितों से मिलने के लिए ना मालदा, ना मुर्शिदाबाद, 24 परगना के तमाम क्षेत्रों तक नहीं पहुंची हैं, और जिस तरह से प्रशासन को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं तमाम शरणार्थी, वो परिवार भी जो इस समय पीड़ित परिवार हैं, ऐसे में राज्यपाल को जाना पड़ता है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए, जहां मुख्यमंत्री रोकने का भी अनुरोध कर रही हैं। ऐसे में आप इस समय किस तरह की कानून व्यवस्था देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए ऋतु, एक बात को सीधी तरह से मानना पड़ेगा कि वक्फ की आड़ में मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर उपद्रव किया है, और ये पहले से तय किया हुआ था। एक बहाना के इंतजार में थे और इस बहाना वक्फ ने इन लोगों को दे दिया। इसके अलावा इसके पीछे और कोई राज नहीं है। अब देखना इस बात पर है कि कौन लोगों ने ये प्री प्लान्ड ऑपरेशन सोच के रखे थे, कौन लोगों ने बोरियों में पत्थर भर के रखे थे, कौन लोगों ने चुन चुनकर हिंदुओं का घर को निशाना पे लाने के लिए बताया था उपद्रवियों को। ये उपद्रवी है कौन, कहां से लाया गया, ये अगर स्थानीय उपद्रवी है तो इनका क्या पहचान हो पाया कि नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ है। जबकि चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर कोई अलग अलग बयान करके, इमामों से मीटिंग करके पूरे जो असलियत है वो असलियत को गलत दिशा में ले जाने के लिए या असलियत को छिपाने की कोशिश में पिछले 4-5 दिनों से लगी हुई है। ऐसी समय पे आप समझ ही सकते हो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कितना है, क्योंकि कुछ दिन और परसों कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर भांगड़ में पुलिस के ऊपर आक्रमण हो गया, पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया गया। मतलब जब भी चाहे ये उपद्रवियों ने, जो खास तरह से एक खास मजहब से है, जो मुसलमान है, मैं बोलने से प्रसन्नजीत, आपको जरा सा रोकना चाहेंगे। इस समय राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंच चुके हैं, एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो, फिर आपके पास हम लौटते हैं। Bring the situation back to normalcy earlier, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, their needs. Then we'll take proactive action, redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp. Then I will give my comment later. प्रसन्नजीत, ये राज्य की कानून व्यवस्था की गंभीरता को और एक तरह से चरमराती कानून व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है, जहां राज्यपाल को हालात का जायजा लेने के लिए जाना पड़ा और राज्यपाल अब केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जी प्रसन्नजीत।
देखिए उन्होंने सीधी तरह से बता दिया, कि मैं पहले प्रसन्नजीत पीड़ितों माफ से करिएगा, मिलूंगा। आपको रोकेंगे। एनसीडब्ल्यू की पूरी टीम इस समय आप देख रहे हैं मालदा पहुंच चुकी है और मालदा में पीड़ित परिवारों की महिलाओं से एनसीडब्ल्यू की टीम इस समय बातचीत कर रही है। इन तमाम महिलाओं के साथ जो हुआ है उसका हाल जान रही है, मौजूदा हालात कैसे हैं उसका जायजा ले रही है। एनसीडब्ल्यू की टीम इस समय मालदा में मौजूद है। जी प्रसन्नजीत। हाँ देखिए, यहाँ जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है इसमें बीजेपी का लोकल एमएलए है। लोकल मतलब इंग्लिश बाजार बोल के एक जगह है, वहां की एमएलए को दिखाई दे रहा है। और नेशनल वुमेन कमीशन की बंगाल से जो अभी मेंबर है डॉक्टर अर्चना मजुमदार, उनको दिखाई दे रहा है। और साथ में चेयरपर्सन एनसीडब्ल्यू को दिखाई दे रहा है। ये सब बात कर रहे हैं वहां पे पीड़िता से। तो कहानी यह है कि जो 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 गवर्नर साहब ने बताया मालदा पहुंचकर कि फर्स्ट आई विल शेयर द पेन एंड कंप्लेन ऑफ एवरीथिंग ऑफ दी, जो पीड़ित है, जो लोग वहां पे कैंप्स में रह रहे हैं। मतलब ये जो लोगों की जो वेदना है, लोगों की जो पीड़ा है, ये पीड़ा को समझने के लिए सीधा मालदा पहुंच गए हैं गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस। और बाद में उन्होंने उनको ये इन पीड़ितों का बात को समझकर, इनका वेदना को समझकर, इन लोगों का पीड़ा को समझकर उन्होंने बताया कि फिर से मैं आप लोगों से बात करूंगा, पत्रकारों से बात करूंगा और प्लान ऑफ एक्शन ये देखना जरूरी है। रितु, उनका कहना है कि इनसे बात करने के बाद मैंने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करूंगा और आपसे साझा करूंगा। तो प्लान ऑफ एक्शन मतलब गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस सीधी तरह से कुछ सोच कर गए हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ हिंदुओं को इस तरह से मारकर भगाया गया है और आगे जाके उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है ये काफी महत्वपूर्ण है। वो इन पीड़िताओं से मिलने के बाद शायद तय करेंगे और हमसे साझा करेंगे। रितु जी, प्रसन्नजीत, रिलीफ कैंप में एनसीडब्ल्यू की टीम इस समय मौजूद है। पीड़ित बंगाल हिंसा पीड़ितों से इस समय मुलाकात कर रही है, महिलाओं से उनका हाल पूछ रही हैं, जो उस दौरान हिंसा के समय जिस तरह की पूरी घटनाएं हुई हैं उसका ब्यौरा ले रही हैं। हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में जिस महिला से एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन बात कर रही हैं वो इस समय भावुक हो रही है, रो रही है, हमें दिखाई दे रहा है। अब प्रसन्नजीत, सबसे बड़ी बात, पिछले बहुत समय से लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न बंगाल में होता रहा है उसकी गूंज दिल्ली तक, केंद्र तक सुनाई देती रही है। और सिर्फ केंद्र तक नहीं बल्कि हम यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट तक वो आवाज पहुंची। जब हमने देखा कि किस तरह से 2022 के चुनाव के नतीजों के बाद जो तमाम हिंसा हुई थी उसमें महिलाएं एक समूह अपनी तमाम शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करा, हाई कोर्ट का रुख करा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि राज्य में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, या यूं कहना क्या इसे ठीक होगा कि हिंदू महिलाओं के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है? देखिए रितु, पहले तो बता दूं तो कि देखिए ये छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये लोग नदी पार करके रात को आ गए हैं मालदा, मुर्शिदाबाद छोड़ के। तो आप समझ ही सकते हैं इसमें पीछे दिखाई दे रहा है एक 7 दिन का बच्चा भी है। एक अब से शायद उसका उम्र जो है वो 10-12 दिन का हो गया है। तो ये 7 दिन का बच्चे को लेकर माँ को भागना पड़ा था नाव पार करके मुर्शिदाबाद से मालदा। देखिए 2021 की जो असेंबली चुनाव है, 2021 की असेंबली चुनाव के बाद पूरे बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ था, भारत की इतिहास में इससे खतरनाक पोस्ट पोल वायलेंस किसी जगह पे कभी सुनने को नहीं आया, जिसको ममता बनर्जी ने जबरदस्ती दबा के रखे है। और उसमें महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ था, जो महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ था, इसका कई सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है और संख्या भी है कितने सारे महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ था उस वक्त 2021 के चुनाव के बाद। उसके बाद आया संदेश खाली का मामला। संदेश खाली का मामला को भी किसी तरह से जबरदस्ती दबाने का कोशिश में ममता बनर्जी, और अब आया इस मुर्शिदाबाद का इंसिडेंट। तो एक के बाद 2021, 2024 में संदेश खाली और 2025 में, तो ये एक सुचिंतित, मुझे कहना पड़ेगा कि सुचिंतित तरीका से यहाँ पे हिंदू महिलाओं को डराने की काम जारी है कि महिला अगर डर जाए तो परिवार के साथ किसी को भी किसी जगह पे रहना काफी मुश्किल है। तो ऐसा हाँ, आप कह सकते हैं कि पता नहीं कहां पे इस तरह की कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है, लेकिन किया जा रहा है क्योंकि बार बार इसका हकीकत हमको देखने को मिल रहा है। रितु जी, प्रसन्नजीत, इस समय हम देख रहे हैं कि एनसीडब्ल्यू की पूरी टीम
एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन के साथ उनकी पूरी टीम इस समय मालदा में प्रभावितों के साथ मुलाकात कर रही है। बच्चों के साथ जी, वो उन महिलाओं के साथ, उनके बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं काफी भावुक भी हुई हैं। प्रसन्नजीत, अगर आपसे ये जानना चाहें कि कितने परिवार होंगे जो मालदा में प्रभावित परिवार हैं, जिन्हें इस रिलीफ कैंप में रखा गया है? परिवार करीब जो माना जा रहा है कि 130 के आसपास परिवार है, और अगर बाकी गिनती के बारे में बताएं तो 450 के या 500 के आसपास लोग वहां पे है। तो पुरुष और महिला मिलकर, और साथ में बच्चा भी है। तो ये सारे बताया जा रहा है कि उस दिन रात को करीब वहां पे जो नाव और उसका नाव का जो माझी है, उन्होंने 20-22 बार मुर्शिदाबाद से मालदा, मालदा से मुर्शिदाबाद करते करते इन लोगों को उस तरफ से इस तरफ लेके आए, और जाके सीधा ये स्कूल खुला मिला, या वहां पे कुछ लोकल लेवल पर बीजेपी की तरफ से इंतजाम किया गया, और इस स्कूल का दरवाजा खोल के फिर वहां पे उन्होंने शरण लिया है। और हम बांग्ला में कहते हैं एक कापड़, मतलब एक ही जो पहने हुए हैं उसी के साथ ये लोग निकल गए थे, साथ में कुछ नहीं है। तो एक ही कपड़ा जो शरीर में है उसी के साथ ही ये लोग निकल आए थे। और अभी ये जो है एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन के साथ बारी बारी में इन्होंने अपना जो उस रात का खौफनाक जो कुछ भी मेमोरी है, वो मेमोरी इनसे साझा कर रहे हैं। और मैं ये कहना हमारे लिए गलत नहीं होगा कि ये जो बातें ये लोग कह रहे हैं, आप जिस तरह से ये लोग भावुक हो रही हैं, आपको लगता है कि ये बनावटी कहानी बता रहा है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सच है, जो सच्चाई है। सवाल ये है, तमाम महिलाएं अपने घरों को छोड़ के अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ अगर राहत शिविरों में रह रही हैं, तो आखिर इसका कोई कारण है। और कारण एक ऐसे राज्य का है जहां जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला है। ममता बनर्जी को इसके तमाम सवालों के जवाब देने होंगे कि आखिर ये महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, तमाम परिवार, पीड़ित परिवारों को क्यों एक दूसरे स्थान पर अपने घरों को छोड़कर स्थानीय शिविरों में जाके शरण लेनी पड़ी है। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जिसके जवाब तो देने होंगे। एनसीडब्ल्यू की पूरी टीम इन महिलाओं के साथ अभी रुक के बातचीत कर चुकी है। अब थोड़ी ही देर में प्रसन्नजीत उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें और बाहर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन और तमाम वो महिलाओं ने उन पीड़ित परिवारों की महिलाओं से बातचीत की है, उससे और चीजें तस्वीर साफ होगी कि किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और वो क्या डर है जिस कारण वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हैं। शासन प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में कहां नाकामयाब हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, इसमें जो बात जरूरी है कि सामान्य और शांतिपूर्ण, इन दोनों शब्द के बीच अंतर करना काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आग नहीं जल रहा है तो शांतिपूर्ण है, अगर कोई आके तोड़फोड़ नहीं कर रहा है तो शांतिपूर्ण है, अगर वहां पे बाहर पुलिस का कैंप बैठा दिया तो शांतिपूर्ण है। लेकिन सामान्य स्थिति हम तभी कह सकते हैं जो महिलाएं इतने छोटे छोटे बच्चे को लेकर रात के अंधेरे में अपना घर छोड़ के राहत शिविर में पहुंच गया है, वो उसी तरह अपने घर वापस जाए, उसी जगह पे अपना ईश्वर का मंदिर या मूर्ति स्थापन कर पाए, उनका उसी तरह से पूजा कर पाए। हर दिन सुबह को जहां पे तुलसी लगा हुआ था, वहां पे तुलसी उसी तरह से लगाया जाए, और उस तुलसी मंदिर पे अपना पूजा, अपना शाम का जो प्रदीप है वो जला पाए। ये जो स्थिति अगर हम वापस नहीं ला पाएंगे तो तब तक हम शांतिपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन सामान्य नहीं कह सकते। तो जब तक शांतिपूर्ण है तब तक तो ठीक है, मैंने मतलब इसको इस तरह से सरकार की तरफ से एक गलत बयानी चल ही सकता है। लेकिन सामान्य है क्या वो जिस तरह से पिछले देखिए, आज शुक्रवार है, 7 दिन हो गया है इस तरह से ये लोग राहत शिविर में है। तो 7 दिन में स्थिति ऐसा पैदा नहीं कर पाए सरकार ने कि ये लोग वापस जाने के बारे में सोचे भी। वापस जाना तो दूर की बात, अब अभी भी ये लोग वापस जाने के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। तो अगर सोच ही नहीं पा रहा है 7 दिन में, तो आगे जाके क्या होगा, कैसे
इन लोगों का घर वापसी संभव है और किस तरह से संभव है, ये देखना काफी जरूरी है रितु। बिल्कुल प्रसन्नजीत, उम्मीद करते हैं पीड़ित परिवारों को किसी तरह की राहत मिलेगी प्रशासन से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसकी गंभीरता को समझेंगी, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिछले 7 दिनों से मुर्शिदाबाद और मालदा में ये तमाम पीड़ित परिवार शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। उन्होंने शरण ली हुई है कभी किसी सरकारी स्कूल में या किसी रिलीफ कैंप में, और वो अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ इस तरह से इन महिलाओं को रहना पड़ रहा है। उनकी जो समस्या है उनके साथ मुझे बात करनी है। मैं अभी किसी के साथ बात नहीं करूँगी। मीडिया के साथियों ने एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन को रोका और चाहा कि वो कुछ कहें कि किस तरह से उनकी बातचीत हुई है, जिस पे उन्होंने कहा है कि वो अभी कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन आज एनसीडब्ल्यू की पूरी टीम का जो दौरा मालदा के रिलीफ कैंप्स में रहा है, उसमें साफ तस्वीर आई है, दिखाई दिया है कि किस तरह से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे उन्होंने बात की है। और कुछ देर में ये ब्यौरा और सामने आएगा कि उन्होंने अपनी बातचीत में क्या पाया उन महिलाओं से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत, हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत के डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मानेसर में VVDN टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। उम्मीद है कि ये सुविधा स्वदेशी नवाचार को मजबूत करने और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मेक इन इंडिया विजन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।